ओके। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लाउड नेटिव है क्या, और इसमें हम जो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन जो होती है उसमें फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, और पिलर्स कौन से हैं क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस सेशन को इंटरेक्टिव रखना चाहूँगा। अगर कोई बताना चाहे कि उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, जिस वक्त हम कोई भी लफ्ज़ सुनते हैं कि क्लाउड नेटिव से क्या समझ आता है किसी को। हम लोग बात करते हैं ना अक्सर, आज क्लाउड पे हम लोग जा रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें हम लोग क्लाउड पे यूज़ करते हैं, तो हम लोग समटाइम्स बोल देते हैं कि हमारी एप्लीकेशन क्लाउड नेटिव है। बट व्हाट डज द टर्म एग्जैक्टली मीन कि क्लाउड नेटिव होता क्या है, अगर कोई कुछ भी बताना चाहे तो। सो आई होप कोई फीडबैक नहीं देना चाह रहा अभी इस पे कि क्लाउड नेटिव होता क्या है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लाउड नेटिव जो है वो एक अप्रोच है या आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग का की मेथडोलॉजी है, जिसमें हम लोग जो एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो इस तरह हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि जो क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है अंडरलाइन, जिस पे हम लोग प्रोविजनिंग किसी भी एप्लीकेशन में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है उसकी प्रोविजनिंग ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन कर लेते हैं, उसको स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, ऑल ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। आई मीन इट हार्डली टेक्स सम मिनट्स टू प्रोविजन सम हार्डवेयर एंड टू स्केल इट अप एंड स्केल इट डाउन। तो ये एक मेथडोलॉजी है। जिस वक्त हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज़ क्लाउड नेटिव, तो उस वक्त हम लोग दो डेफिनेशंस जहन में रखेंगे। एक ये कि ये सिर्फ एक अप्रोच है एप्लीकेशन बिल्डिंग की, जिसमें हम लोग क्लाउड नेटिव जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम यूज़ करते हैं। दूसरी डेफिनेशन जो अभी हमारे सामने नज़र आ रही है, क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज एम्पावर ऑर्गेनाइजेशंस टू बिल्ड एंड रन स्केलेबल एप्लीकेशन इन मॉडर्न डायनेमिक एनवायरनमेंट्स सच एज पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड्स, containers, service meshes, microservices, immutable infrastructure and declarative APIs exemplify this approach। ये जो सेकंड डेफिनेशन है ये CNCF फाउंडेशन जो है वहाँ से ली गई है, और इसकी सोर्स भी इसमें डिफाइंड है, अगर कोई सोर्स को देखना चाहे तो। ये जो ओवरऑल जिस वक्त हम बात करते हैं तो हम अपनी एप्लीकेशन को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि जो अंडरलाइन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लेवरेज कर सकें, उसको हम लोग मॉडर्न डिज़ाइन पे ले जाएं, माइक्रो सर्विसेज में ब्रेक कर दें, कंटेनर्स हों हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज में। जिस वक्त हमने अपनी एक लार्ज मोनोलिथिक एप्लीकेशन को ब्रेक कर दिया तो आपस में उसकी कम्युनिकेशन कैसे होगी, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई मेरा इशू आएगा तो मैं उसको रिप्लेस करूँगा, अपग्रेड करूँगा, या टोटली रिमूव करके एक नई मशीन वहाँ पे लगा दूँगा। और जो एक और अप्रोच में हम लोग बात करते हैं कि क्लाउड नेटिव में कि जो भी चीज़ हम लोग बनाएंगे उसका एंड पॉइंट होगा हमारे पास। तो एवरीथिंग वट एवर वी आर बिल्डिंग नीड्स टू हैव एन एंड पॉइंट, जो API अप्रोच होती है, और वो डिक्लेरेटिव हो। अगर मुझे किसी स्टेट पे पहुंचना है तो इस चीज़ को मैं नहीं देखूंगा कि उस स्टेट पे पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन अगर मेरे पास एक API एक्सपोज्ड है कि फ़लाँ स्टेप तक पहुंचने के लिए बस मुझे एक API को कॉल करना है, द अंडरलाइन जितना भी वर्क होगा तो वो सारा उस API की जिम्मेदारी है। तो आगे चलते हैं, मेन पिलर्स डिस्कस करते हैं क्लाउड नेटिव के। तो क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन पिलर्स जो हैं वो क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ है, कि क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन जिस वक्त हम लोग डेवलप करते हैं तो एक चीज़ तो क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ हो गया। और क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन की जब बात करते हैं तो 5 मेन पिलर्स हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज दैट आर साइटेड ऑन दी माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। ये जो ट्रेनिंग मटेरियल मैंने लिया है ये 3 जगह से लिया है, एक 12 फैक्टर ऐप से, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, और तीसरा AWS की अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से जो उनका आर्किटेक्चर का ब्लॉग है। तो ऑल्दो जिस वक्त आप नेट पे सर्च करेंगे कि क्लाउड नेटिव है क्या, यू विल गेट मल्टीपल आंसर्स, लेकिन जो हमारे लिए आंसर बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो CNCF की अपनी डेफिनेशन है, वो मेथडोलॉजी है या आर्किटेक्चर है जिसको वो प्रमोट करते हैं, और जो वाइड स्केल बड़े क्लाउड वेंडर्स ने अडॉप्ट किया है या वो जिस तरह उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली चीज़ है उसमें माइक्रो सर्विसेज, दूसरी चीज़ है मॉडर्न डिज़ाइन, तीसरी चीज़ है कंटेनर्स, चौथी चीज़ है पैकिंग सर्विसेज, और पांचवी चीज़ है ऑटोमेशन। इस वक्त जब हम लोग इस एरा में हैं और हम लोग ट्रांजिशन कर रहे होते हैं किसी एप्लीकेशन की, हो सकता है वो एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन हो, बड़ी मोनोलिथिक एप्लीकेशन हो, और उसको हमने कंटेनर में पैक कर दिया। जिस वक्त हमने कंटेनर में उसको पैकेज कर दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्लाउड नेटिव बन गई। क्लाउड नेटिव होना एक अलग चीज़ है, और सिर्फ कंटेनराइज कर देना किसी एप्लीकेशन को वो अलग चीज़ है। तो इन पांचों पिलर्स को जो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस के हैं
तो इन पांचों पिलर्स को वन बाय वन देखते हैं कि ये पिलर्स हैं क्या और हम लोग इन पिलर्स को यूज़ करते हुए क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन बना कैसे सकते हैं। तो पिलर्स को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला पिलर जो है जिसमें मॉडर्न डिज़ाइन है, उसमें हम लोग जब भी बात करते हैं 5 पिलर्स हैं: मॉडर्न डिज़ाइन, माइक्रो सर्विसेज, कंटेनर्स, बैकएंड सर्विसेज एंड ऑटोमेशन, जो हमने पीछे डायग्राम में देखे। तो हम पहले पिलर की बात करते हैं मॉडर्न डिज़ाइन की। मॉडर्न डिज़ाइन में सबसे पहली चीज़ आती है 12 फैक्टर एप्लीकेशन। 12 फैक्टर एप्लीकेशन के जो 12 फैक्टर्स हैं इटसेल्फ, वो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम वो अडॉप्ट कर लें तो हमारी एप्लीकेशन क्लाउड नेटिव हो जाएगी, लेकिन वो स्टेपिंग स्टोन है कि अगर हम क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें मॉडर्न डिज़ाइन क्या होता है, या हम लोग अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि हमें वो फैसिलिटेट करता है उस प्रोसेस में कि हम अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड नेटिव बना लें। उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी बताता है। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे एक बुक है जिसमें ये डिस्कशन हुई है कि बियॉन्ड 12 फैक्टर्स क्या चीज़ है। तो उसमें 3 चीज़ें: एपीआई फर्स्ट अप्रोच, टेलीमेट्री, ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन। तो अब हम लोग जो 12 फैक्टर एप्लीकेशन है इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द कोड बेस, सेकंड इज़ द डिपेंडेंसीज, कॉन्फ़िगरेशन, बैकिंग सर्विसेज, बिल्ड रिलीज एंड रन, प्रोसेसेस, पोर्ट बाइंडिंग, कॉन्करेंसी, डिस्पोसिबिलिटी, डेव, ब्रॉड पैरिटी, लॉगिंग, एडमिन प्रोसेस। ये हैं 12 फैक्टर्स। अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे, लेकिन जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि ये हाई लेवल पे फैक्टर्स हैं क्या। और अगर कोई इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना चाहता है तो हेरोकू वालों ने, जो एक वेबसाइट है, उन्होंने एक ज़माने में ये 12 फैक्टर्स एक जगह कंपाइल करके रख दिए थे कि मॉडर्न एप्लीकेशन का डिज़ाइन होता कैसा है। और जिस वक्त हम लोग एप्लीकेशन को इस तरह डिज़ाइन कर लें कि हम लोग इन चीज़ों पे अमल करें, ये जो 12 फैक्टर्स हैं, तो हम अपनी एप्लीकेशन को कहीं पे भी अलग अलग क्लाउड वेंडर्स पे रन कर सकते हैं। और हमें इस चीज़ की फ़िक्र ज़रूरी नहीं है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बाइंड हो गई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा और यहाँ पे मैं लोगों को रिकॉल करवाना चाहूँगा कि थोड़ी सी हम हिस्ट्री रिकॉल करते हैं कि पहले एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था। तो पहले हम लोग जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती थी सबसे पहले कि हमारी एप्लीकेशन है वो XYZ इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन होगी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग प्रोक्योर करते थे और प्रोक्योर करने के बाद अब वो एप्लीकेशन उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन होती थी। यहाँ पे जिस वक्त हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे आज से कुछ डेकेड्स पहले, या एटलीस्ट 1 डेकेड पहले, तो ऑफिस में अगर हमारे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया और हमने VPS वगैरह यूज़ नहीं किया, या क्लाउड का तो कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा सा उस वक्त इवॉल्व हो रहा था, तो लोग फुली क्लाउड नेटिव से तो वाबस्ता भी नहीं थे और उनको पता भी नहीं थी ये चीज़। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता था, अब इट वाज लाइक कि बस उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से काम लेना है और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अब एप्लीकेशन को चलाना है। और अगर मुझे कुछ अपग्रेड करना है तो मैं वर्टिकली उसको अपग्रेड कर लूँगा, या अगर मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड ज़्यादा हो गई कि मेरी एप्लीकेशन पे ज़्यादा लोड आने लग गया, तो एक और एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे चाहिए होगा, कोई हार्डवेयर रिसोर्सेज वगैरह मैं लगाऊंगा। तो अगर मैं पुरानी मशीन को डाउन करता हूं तो मेरी एप्लीकेशन पूरी डाउन हो जाएगी और फिर नई मशीन पे मेरी एप्लीकेशन अप होगी। और अगर मैं डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी अपनी चेंज करता हूं कि मेरी एप्लीकेशन डाउन नहीं हो, तो मुझे नई मशीन चाहिए फुल अच्छे स्पेक्स के साथ, जहाँ पे मैं लाइव एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा और फिर ट्रांजिशन करूँगा। तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट बढ़ जाती थी उस वक्त कि मेरे पास पुरानी मशीन भी हैंडी है और नई मशीन भी मैं एक प्रोक्योर कर रहा हूँ और उसमें सारी चीज़ें कर रहा हूँ। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, ये वाली चीज़ें सारी ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन हो जाती हैं। मुझे नई मशीन चाहिए, स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है। नाउ दिस इज़ वेरी ट्रिवियल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाउड। तो हम अब इनको एक एक करके इन फैक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कोड बेस। अच्छा, नॉर्मली सॉफ्टवेयर हाउसेज में ये प्रैक्टिस तो फॉलो होती है कि कोई भी एक सब मतलब वर्जनिंग कंट्रोल टूल यूज़ हो रहा होता है, वो आइदर गिट है, SVN है, और मतलब इस तरह गिटहब हो सकता है। इस तरह का कोई भी एक टूल वो यूज़ करते हैं। जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चलता है वो गिट है, लेकिन अदर टूल्स भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पुराने टूल्स भी रहे हैं, अब एक SVN टूल भी है जो कई जगह यूज़ हो रहा है, गिट भी यूज़ हो रहा है। गिट के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं जो मैनेज सर्विसेज में आता है, गिट लैब है, बिट बकेट है, गिटहब है, NXYZ। तो इस वक्त ये बात हो रही है कि जिस वक्त हम लोग अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो स्टेप 1 में ही ये बात कर रहा है कि सारी माइक्रो सर्विसेज। तो स्टेप 1 से हमें ये पता लग रहा है कि हमें अपनी जो मोनोलिथिक एप्लीकेशन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो माइक्रो सर्विसेज में ब्रेक करना पड़ेगा ताकि डोमेन वाइज हम चीज़ें अलग करें और हम अपनी एप्लीकेशन को इस तरह डिज़ाइन करें कि हमारे पास कोड बेस की रेपोजिटरीज जो हैं वो सबकी अलग हों, और हमारी जो सर्विसेज हैं
उनका पूरा पूरा कोड बेस हम लोग अलग मेंटेन करें। मतलब एक कोड बेस में मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज नहीं हो सकती। तो ये फर्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस है। आई मीन ये रूल्स हैं, रूल्स ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर मैं इन 12 के 12 को फॉलो करूँगा या इसका कोई स्कैनर होता है कि मैं ये फॉलो नहीं करूँगा तो कहीं पे कोई वायलेशन आ जाएगी। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस इसलिए हैं कि अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हम लोग अपनी एप्लीकेशन का मॉडर्न डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसके रीजंस हैं। तो एक बात ये हो गई कि जो भी हम सर्विस की बात करेंगे उसकी एक अलग रेपोजिटरी होगी, और हम उसको कहीं ना कहीं वर्जन कंट्रोल सिस्टम से ट्रैक कर रहे होंगे। उसका रीज़न ये होता है ऑफ कोर्स जिस वक्त हम लोग मल्टीपल डेवलपर्स हैं, मे बी एक ही ऑफिस में बैठे हुए हैं, मल्टीपल ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो वो काम कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे के काम को ख़राब नहीं करें, इसलिए प्रॉपरली ब्रांचेज होंगी, पुल रिक्वेस्ट होंगी, और सारी चीज़ें मैनेज हो रही होंगी। और उसके बाद जो दूसरी बात होती है वो ये है कि इन्वायरमेंट्स अलग अलग होंगे। क्यूए का टेस्टिंग इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग होगा, स्टेजिंग इन्वायरमेंट अलग होगा, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट अलग होगा। सेकेंड चीज़ जिसकी बात हो रही है वो है डिपेंडेंसीज़। तो जिस वक्त भी हम लोग अपनी कोई भी सर्विस या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज़ होंगी वो हम लोग एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन करेंगे। और एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन करना इसलिए ज़रूरी है कि लेट्स से कि मैंने अपनी एक सर्विस, कोई माइक्रो सर्विस बनाई, और एंड राइट नाउ इट इज़ नॉट कंटेनराइज्ड, और मैं अपनी वो सर्विस किसी को देता हूँ या कहीं पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो हो सकता है वहाँ पे वर्जनिंग कोई चेंज हो और माइनर वर्जन अपडेट होने की वजह से मेरा सॉफ्टवेयर वहाँ पे ब्रेक हो रहा हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं वो हम लोग अलग ही हमेशा डिफ़ाइन करेंगे, और हमेशा कि पूरे सिस्टम को इम्पेक्ट नहीं हो, और हम लोग अपनी जो डिपेंडेंसीज़ हैं उनको लिस्ट डाउन करेंगे और वो ही सिर्फ इंस्टॉल करके चलाएंगे। तो ये वाली चीज़ नॉर्मली हर जगह हो रही होती है। तीसरी चीज़ जो है वो है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ये है कि जिस वक्त मैं अपने एक ही एप्लीकेशन को मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में रन करता हूँ, जैसे क्यूए के इन्वायरमेंट में रन करूँगा तो उनके डेटाबेसेस अलग होंगे और उनका पूरा इन्वायरमेंट अलग होगा। डेवलपमेंट के इन्वायरमेंट में रन करूँगा तो उनका पूरा इन्वायरमेंट अलग हो सकता है, और स्टेजिंग के इन्वायरमेंट में रन करूँगा तो वहाँ पे सारी मशीन्स, एंड पॉइंट्स, सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं। तो 12 फैक्टर ऐप ये कहती है कि भाई हम अपनी एप्लीकेशन को इस तरह डिज़ाइन करें कि इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट जिस वक्त मतलब मेरी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन की कोई फ़ाइल हो या कॉन्फ़िगरेशन का कोई तरीका हो, बेशक वो इन्वायरमेंट से मैं पास करूं या फाइल से पास करूं, तो मैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स उसमें दे सकूं। अगर मैं इन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को हार्ड कोड कर देता हूँ अपने किसी एक इन्वायरमेंट के लिहाज से, जैसे मैं AWS पे काम कर रहा हूँ या मेरा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो बैड प्रैक्टिस ये है कि मैंने वहीं पे किसी सर्वर का नाम एक हार्ड कोड कर दिया कोड में, जो कि मतलब इंतहाई बैड प्रैक्टिस होती है। ऐसा लोग करते नहीं है लेकिन स्टिल देन होती हैं ये चीज़ें, इसीलिए ये डिस्कशन का एक पॉइंट भी है। तो अगर इस तरह का हो रहा होता है इस तरह की चीज़, तो ये टोटली नो थिंग है, मतलब ये बिल्कुल भी करने वाला काम नहीं है। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस को हमेशा अलग रखते हैं जो अपनी एप्लीकेशन होती है उससे, ताकि जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस डिफ़ाइन करना चाहें अलग अलग इन्वायरमेंट्स के लिहाज से वो हम ईजिली डिफ़ाइन कर सकें, और हम ये ना हो रहा हो कि डेव में भी एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड है, प्रॉड में भी एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड है, और क्यूए में भी एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। चौथी चीज़ है बैकिंग सर्विसेज। बैकिंग सर्विसेज वो सपोर्टिंग सर्विसेज हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे डेटाबेस है, मैसेज ब्रोकर्स हैं, कैशेज़ हैं, डाटा स्टोर्स है। डाटा स्टोर्स में सारे की वैल्यू पेयर वाले स्टोर भी आ सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस भी आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसका ये कहता है कि भाई बैकिंग सर्विसेज जो हैं वो हम लोग प्रॉपरली उनको डिफ़ाइन करें, ताकि जिस वक्त हमें एक्सेस करना हो वो हम किसी URL से एक्सेस कर सकें, और वो इस तरह हम लोग उसको टाइटली कपल्ड ना कर दें कि नाम वाइज कि हमें ये इशू हो कि कभी हमारी बैकिंग सर्विसेज से मैनेज से अनमैनेज हो रही है, या अनमैनेज से मैं मैनेज पे जा रहा हूँ, या मैं कोई उसका तरीका चेंज कर रहा हूँ कनेक्टिविटी का, लोकल सर्वर पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास कुछ इशू आए, तो इसको भी हम लोग डीकपल रखते हैं। तो ये जो मॉडर्न डिज़ाइंस हैं उसमें 4 जो स्टार्टिंग की बातें हैं वो ये हैं कि बैकिंग सर्विसेज जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उनके URLs वगैरह को हम प्रॉपरली मैनेज करें। अच्छा, प्रीटी मच ट्रिवियल, ये वाले काम तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में हो रहे होते हैं, लेकिन अब जो चेंजेस आएंगे आगे, जो हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं वहाँ से हमें बेसिक डिफरेंस नज़र आना शुरू होगा कि मॉडर्न डिज़ाइन में और क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जिस वक्त हम लोग गाइडलाइंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ही डिफ़ाइन करते हैं, बेशक वो बिल्कुल ही ट्रिवियल या ऑब्वियस चीज़ हो। मे बी ये ऑब्वियस हमारे लिए कि हम इंडस्ट्री में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं,
लेकिन हो सकता है ये हर बंदे के लिए ऑब्वियस ना हो, तो इसलिए ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। और जिस वक्त हम लोग कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, समटाइम्स हम उसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे नहीं रखते, और जिस तरह हम लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे होते हैं कि एक सिस्टम पे पूरा कोड है, दूसरे सिस्टम पे पूरा कोड है, एक बंदे ने कुछ चेंज कर दिया, दूसरे ने कुछ चेंज कर दिया, अब उसके बाद वो मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देख रहे हैं यार कि लाइव वाला कौन सा था, कि बिल्कुल ठीक वाला कौन सा था। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, पांचवी चीज़ वो ये कहता है कि जो बिल्ड, रिलीज़ और रन हम लोग करेंगे तो उनको हम लोग प्रॉपरली मैनेज करें। लेट से मेरी लाइव एप्लीकेशन है, उसमें कोई इशू आ गया और वहाँ पे मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है, तो अगर मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है तो नेक्स्ट वर्जन में अपनी एप्लीकेशन का बनाऊंगा और उसमें जो टैगिंग होगी वो प्रॉपर होगी। जैसे टैग है, अगर हो सकता है रिलीज़ वर्जन में 1010 यूज़ कर रहा हूँ, तो जिसमें मैं फिक्स करूँगा वो 1011 होना चाहिए या 1012 होना चाहिए, डिपेंडिंग के मैं क्या स्कीम फॉलो कर रहा हूँ। तो ये टैगिंग जो है वो हम लोगों को प्रॉपरली मेंटेन करनी होती है, कि हम लोग जिस वक्त प्रॉपरली टैगिंग कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर की, तो हम उसको बिल्ड इन्वायरमेंट में जब भी फिक्स करेंगे तो बिल्ड इन्वायरमेंट में वो प्रॉपरली चले और उसका टैग हो। रिलीज़ इन्वायरमेंट में जिस वक्त वो टैग से गेट होगा और वहीं से बिल्ड होगा प्रॉपर और डिप्लॉय होगा, और अगर हमें रन करना है किसी इन्वायरमेंट में तो हम प्रॉपरली करेक्ट वाला टैग ही डिप्लॉय कर रहे हैं रन होने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, इस चीज़ को फैसिलिटेट कौन सी चीज़ करती है? अगर हम लोग CI/CD पाइपलाइंस बना लेते हैं और वहाँ पे अपनी वर्जन को ठीक रखते हैं कि जिस वक्त हम कोई भी फिक्स कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपरली वर्जन डिफाइन कर रहे हैं, या नेक्स्ट एप्लीकेशन का वर्जन जो भी आ रहा है उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ हैंडल हो जाती है और इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है CI/CD पाइपलाइंस। छठी चीज़ है प्रोसेसेस। प्रोसेस में ये बता रहा है कि हर माइक्रो सर्विस अपने ही प्रोसेस में एग्जीक्यूट हो। ऐसा ना हो कि मेरे पास एक बड़ा प्रोसेस है और उसमें 2 माइक्रो सर्विसेज चल रही हैं थ्रेडिंग में, या वो 2 माइक्रो सर्विसेज का अलग प्रोसेस लॉन्च कर देता है। ये तो वैसे ही प्रैक्टिस वायलेशन है कि जो भी हम लोग माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे या जो भी हम सर्विस बनाएंगे वो अपने ही प्रोसेस में रन हो और वो किसी भी दूसरे प्रोसेस को नहीं छेड़े जिस वक्त वो रन हो रही है, मतलब दूसरे प्रोसेस पे ना उसकी डिपेंडेंसी हो और कंप्लीट आइसोलेशन में वो चले। और उसकी जो स्टेट है, बैकिंग सर्विसेज से कनेक्ट करना है, डाटा कहीं पे स्टोर करना है, डाटा कहीं से फेच करना है, तो वो एक्सटर्नल हो उस माइक्रो सर्विस से, मतलब हम लोग उसको कम्प्लीटली कपल्ड नहीं कर दें। तो छठी चीज़ जो है वो प्रोसेस की बात करता है कि हर माइक्रो सर्विस अपने ही प्रोसेस में चलेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर हम इस रूल को वायलेट करेंगे यहाँ पे, तो एक मसला ये होता है कि जो हम अपनी एप्लीकेशन को जिस वक्त स्केलेबिलिटी की बात करेंगे क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो अगर हमने अपनी एप्लीकेशन को डिपेंडेंट रखा अंडरलाइंग आर्किटेक्चर को देखते हुए, तो वहाँ पे स्केलिंग मुश्किल हो जाएगी। अगर हर एप्लीकेशन अपने प्रोसेस में चलती है और लेट से एक प्रोसेस में उस एप्लीकेशन की कैपेसिटी है कि 1000 यूज़र्स को वो प्रोसेस कर सकती है सर्विस, तो जिस वक्त मेरे यूज़र्स 1000 से ऊपर जाएंगे थ्रेशोल्ड बढ़ेगा, या मेरी रैम या CPU की यूटिलाइजेशन एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी, तो उस वक्त मैं एक और प्रोसेस को स्पिन अप कर सकता हूँ, मतलब एक और पॉड को या कंटेनर को मैं स्पिन अप कर सकता हूँ। अगर हम लोग कंटेनर्स की बात करें और अगर हम लोग पूरी मशीन्स की बात कर रहे हैं जैसे EC2 वगैरह के इंस्टेंसेस होते हैं, तो उस वक्त मैं एक और इंस्टेंस को अप कर सकूँ। तो यहाँ पे ये इस प्रोसेस, मतलब एक सर्विस को प्रोसेस तक लिमिट करना, उसके पीछे रीज़न है कि स्केलिंग जो है वो हमारी स्केल आउट अप्रोच में हमें हेल्प हो। 7वीं चीज़ है पोर्ट बाइंडिंग। जिस वक्त मैं अपनी कोई भी एप्लीकेशन रन करता हूँ तो वो किसी पोर्ट पे एग्जीक्यूट होती है। लेट्स से कि मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई और मैं बोलता हूँ ये हमेशा पोर्ट 8080 पे चलेगी। अब ये वाली बात है ना कि हमेशा पोर्ट 8080 पे चलेगी, और अगर मुझे ये चीज़ चेंज करनी है कि पोर्ट 8080 से 7000 पे चला लूँ, 8000 पे चला लूँ, और अगर मेरी 2-3 सर्विसेज चल रही हैं तो एक को 7000 पे चलाऊँ, एक को 7001 पे चलाऊँ, एक को 7002 पे चलाऊँ, ये वाली चीज़ अगर मुझे करनी हो तो ये हमारी एप्लीकेशन में ट्रिवियल प्रोसेस हो। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, और जो भी पोर्ट मैं रन टाइम पे डिफ़ाइन करूँ अपनी एप्लीकेशन को चलाते हुए, तो उसी पोर्ट पे मेरी एप्लीकेशन को लिसन करना चाहिए। तो पोर्ट बाइंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी एप्लीकेशन किसी एक पोर्ट से टाइड ना हो सकता है किसी इन्वायरमेंट में वहाँ पे वो पोर्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो, और क्योंकि मैं इनग्रेस का रूल डिफ़ाइन कर सकता हूँ या मैं राउटिंग प्रॉपर डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि जो भी एक्स पोर्ट पे मेरे पास ट्रैफिक आ रही है वो मैं वाई पोर्ट पे राउट करूँगा। तो ये वाली चीज़ अगर मुझे करनी होगी तो पोर्ट बाइंडिंग अगर मैं हार्ड एंड फास्ट कर दूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन में
मतलब डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी पोर्ट से। तो ये वाला काम हमें नहीं करना। हर माइक्रो सर्विस जो है वो अपना प्रॉपर जो भी पोर्ट है उसको डिफाइन करे और बिल्कुल ईजी प्रोसेस हो अगर मुझे उसका पोर्ट चेंज करना है डिप्लॉयमेंट के वक्त। आठवीं चीज़ है कॉन्करेंसी। और कॉन्करेंसी में जो हमने पॉइंट नंबर 6 पढ़ा था ये उससे थोड़ा सा टाइड है कि जिस वक्त हम लोग कॉन्करेंसी की बात करते हैं तो हम अपनी एप्लीकेशन को इस तरह डिज़ाइन करें कि मल्टीपल कॉन्करेंट उसके इंस्टेंसेस हमारे पास चल सकें। तो अब होता ये है कि यहाँ पे स्केलिंग की दो अप्रोचेज़ होती हैं। एक होता है स्केल अप और एक होता है स्केल आउट। स्केल अप ये होता है कि मेरे पास कोई एक मशीन है, उसमें मेरे पास रैम कम पड़ रही है तो मैं रैम बढ़ा दूँ, मेरे पास कंप्यूट की पावर कम पड़ रही है तो कंप्यूट बढ़ा दूँ। उसमें होता यही है कि मुझे उस मशीन को ऑफलाइन करना पड़ेगा, फिर उसमें चीज़ें प्लग करनी पड़ेंगी। अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट में है तो उसको मशीन को शायद रिप्लेस करना पड़े या उसकी रैम एलोकेशन को बढ़ाना पड़े, तो ये वाले इश्यूज़ आते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्करेंसी की बात करेंगे, स्टेप नंबर 6 में हमने जो बात की कि हर अपनी माइक्रो सर्विस से अपने प्रोसेस में चल रही है, अगर उसको मुझे स्केल करना है हॉरिजॉन्टली तो मैं एक प्रोसेस और इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, तो मेरे पास स्केल आउट की अप्रोच बहुत ट्रिवियल हो जाती है। और हम अपनी एप्लीकेशन को इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि कॉन्करेंटली अगर उसको चलना हो तो वो चल सके। अच्छा, जहाँ पे हम कॉन्करेंसी की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जो स्टेट है, जो स्टेप नंबर 6 में हमने पढ़ा था, एक्सटर्नलाइज रिक्वायर्ड स्टेट टू अ बैकिंग सर्विस। लेट से कि मेरा एक प्रोसेस है, वहाँ पे मैं कोई काउंटर मेंटेन कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं कैशे मतलब कोई सेशन का डाटा मेंटेन कर रहा हूँ, वो सिर्फ उस प्रोसेस को पता है। जैसे ही वो प्रोसेस किल होता है, मैं एक और प्रोसेस बनाता हूँ या उसको रिप्लेस करता हूँ, तो वो सारी स्टेट जो है वो गायब हो जाएगी। तो इस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी है कि अगर हम कॉन्करेंसी का अपना फुल फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसको फुली लेवरेज करना चाहते हैं, तो जो स्टेट है वो हम लोग जो बैकिंग सर्विसेज हैं वहाँ पे स्टोर करें। जो हमारे डाटा स्टोर्स वगैरह हैं, हम एप्लीकेशन के अंदर ना रखें उसको। नवी चीज़ है डिस्पोजेबिलिटी। जो जिस वक्त भी मेरी कोई सर्विस चल रही है और मैं उसको ये चाहता हूँ कि वो ग्रेसफुल एग्ज़िट हो, तो ग्रेसफुल एग्ज़िट के लिए 12 फैक्टर ऐप ये कहता है कि पहले मैं अपनी एप्लीकेशन को एक सॉफ्ट सिग्नल भेजूं किल से पहले। तो अगर वो कोई भी प्रोसेसिंग चल रही है तो नई प्रोसेसिंग को रोक दे और जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करे, और मेरे लॉग्स में ये चीज़ मेंशन कर दे कि भाई मुझे सॉफ्ट सिग्नल मिला था, तो इसलिए यहाँ पे मैं चीज़ों को हॉल्ट कर रहा हूँ, ताकि अगर मेरी एप्लीकेशन कोई प्रोसेस चला रही थी, लेट से वो 10 यूज़र्स के प्रोसेस चल रहे थे वहाँ पे, और मेरी एप्लीकेशन को सिग्नल आ गया कि भाई उसको टर्मिनेट होना है, क्योंकि ये मतलब कंटेनर अगर चल रहा है मैं उसको स्टॉप कर सकता हूँ, वर्चुअल मशीन चल रही है मैं उसको स्टॉप कर सकता हूँ। तो स्टॉप जो है वो पहले सॉफ्ट सिग्नल से होगा, फिर उसके बाद परमानेंट किल होगा। तो सॉफ्ट सिग्नल का मेन रीज़न ये होता है कि हम अपनी एप्लीकेशन को सॉफ्ट सिग्नल दें, ताकि जो भी प्रोसेसिंग चल रही है या इनकम्प्लीट प्रोसेस है वो कहीं पर लॉक कर दे फाइनल किल होने से पहले। तो मतलब ये स्प्लिट सेकंड्स या मिली सेकंड्स में ही काम होगा सारा। इसमें ये नहीं होगा कि 5, 10, 15 मिनट लगेंगे और उसके बाद फिर किल का पूरा प्रोसेस चल रहा होगा। इट्स हार्डली लाइक अ मैटर ऑफ 5 to 7 सेकंड्स के, जिसमें वो सॉफ्ट सिग्नल जाएगा एप्लीकेशन को, वो सॉफ्ट सिग्नल जैसे ही मिलेगा वो सारी अपने प्रोसेस रोकेगी। अगर कोई इनकम्प्लीट चीज़ चल रही है तो उसको कहीं पर लॉक करेगी, ताकि जो भी नया प्रोसेस स्टार्ट हो वो वहीं से पिकअप कर ले, और जो मैंने बीच में चीज़ लूज़ की वो बिल्कुल ट्रेस गायब नहीं हो जाए उसका। तो यहाँ पे डिस्पोजेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है कि ग्रेसफुल शटडाउन्स हो ताकि करेक्ट स्टेट हो। 10वीं चीज़ जो मॉडर्न डिज़ाइन में है वो ये है कि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट में पैरिटी होनी चाहिए, मतलब सिमिलर होने चाहिए, और हम लोग कोई शॉर्टकट्स ना ढूंढें। ऐसा ना हो कि हम लोग प्रॉड के डेव के एनवायरनमेंट में तो हम सीक्वल लाइट यूज़ कर रहे थे और प्रॉड में हमें पोस्टग्रेस सीक्वल, माई सीक्वल या MS सीक्वल सर्वर यूज़ करना था, सिर्फ हमें टाइम बचाने के लिए, या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी। तो जिस वक्त हम लोग कंटेनर्स वगैरह की बात करते हैं तो ये वाली चीज़ तो अब बहुत आसान हो गई है कि मुझे अगर इन्वायरमेंट अपना प्रोडक्शन वाला चाहिए लेकिन सिर्फ स्केल डाउन इन्वायरमेंट चाहिए, तो मैं उस चीज़ का कंटेनर चलाऊं और अपने ही मशीन पे, अगर मेरे पास मशीन पे अच्छी रिसोर्सेज हैं तो वैसा ही इन्वायरमेंट चला लूँ जो मेरे प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट होगा। 11वीं चीज़ है लॉगिंग। लॉगिंग के बारे में मॉडर्न एप्लीकेशन डिज़ाइन ये कहता है कि लॉगिंग जो है वो किसी एक चीज़ से टाइड नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं लॉग अपना जो भी लॉग्स एप्लीकेशन के बन रहे हैं वो मैं किसी फाइल में ना बनाऊं या किसी एंड पॉइंट पे ही खुद जाकर राइट ना करूं। उसका रीज़न है,
हम लोग एंड पॉइंट पे राइट कर सकते हैं। हो सकता है हमारे पास कोई प्रॉपर एंड पॉइंट हो जहाँ पे हम स्ट्रीम आउट कर रहे हो लॉग्स को, लेकिन मॉडर्न एप्लीकेशन डिज़ाइंस ये मना करते हैं। उसकी वजह ये है कि हो सकता है मैं आज किसी एक क्लाउड वेंडर पे हूँ, तो वहाँ पे जो एंड पॉइंट था वो मेरे पास अवेलेबल था एज अ मैनेज सर्विस, लेकिन नए क्लाउड वेंडर पे जाऊँ वहाँ पे अवेलेबल ना हो, या वहाँ पे मुझे खुद ही मैनेज करना हो, सेट करना हो, तो यहाँ पे इशू आ जाता है। तो लॉगिंग का जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न एप्लीकेशन डिज़ाइन में, लॉगिंग का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। वो ये है कि लॉगिंग के जो भी आउटपुट मैसेजेस होंगे वो स्टैंडर्ड आउट पे जाएंगे, और जो एरर मैसेजेस होंगे वो स्टैंडर्ड एरर पे जाएंगे, STDERR पे। अब वहाँ से मैं कोई लॉग कलेक्टर यूज़ कर सकता हूँ, लॉग स्टैश है, फ्लुएंट बिट है, फ्लुएंट डी है, इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता हूँ जो एग्रीगेटर प्लगइन है मेरा, और वहाँ से मैं आगे उसको शिप करवा सकता हूँ। तो लॉगिंग के बारे में ये है कि लॉग्स को इस तरह ट्रीट करें कि वो इवेंट स्ट्रीम्स हैं, कि अलग अलग इवेंट जनरेट हो रहे हैं, और बस वो इवेंट्स में टाइम वाइज जो भी मेरी एप्लीकेशन है वो जनरेट कर रही है। अच्छा, जिस वक्त हम लोग माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं या मॉडर्न डिज़ाइन की बात करते हैं, मॉडर्न डिज़ाइन में ऑफ कोर्स माइक्रो सर्विसेज के बगैर हमारी बात अभी कंप्लीट नहीं होती। तो माइक्रो सर्विसेज में एक एप्लीकेशन के मल्टीपल रेप्लिकास चल रहे होंगे, या कोई रेप्लिका एकदम डाउन हो जाएगा, कोई रेप्लिका एकदम अप हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें मूविंग पीसेस होते हैं, तो उसमें लॉगिंग को ट्रेस करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो लॉगिंग के लिए ये प्रॉपर चीज़ यही है कि उसमें हम लोग सिर्फ STD आउट पे भेजें, और वहाँ से हम लोग कोई शेपर लगाएं आगे, लॉग स्टैश है, फ्लुएंट डी है, फ्लुएंट बिट है, और वहाँ से हम लोग उन लॉग्स को स्ट्रीम करें किसी और जगह पे। तो उसमें नॉर्मल जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं वो AWS का क्लाउड वॉच है, एज़्योर मॉनिटर है, एज़्योर में स्प्लंक है, या इसी तरह इलास्टिक स्टैक है पूरा, ELK स्टैक जिसको हम कहते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12 फैक्टर एप्लीकेशन में वो कहता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, जैसे डाटा को क्लीन अप करना है, पर्च करना है, रोटेट करना है, या सिर्फ कोई ऐसा टास्क जो एक ही दफ़ा परफॉर्म करना है, किसी चीज़ को काउंटर रीसेट करना है, कोई डाटा डिलीट करना है, तो ये वाली लॉजिक एप्लीकेशन में हम बिल्ट इन नहीं देंगे। ये वाली लॉजिक अलग एक एडमिन प्रोसेस होगा। और अगर हम लोग बात करें कंटेनर्स की, तो उसमें एक फैक्टर ये बन सकता है कि वो कंटेनर अप हो, दूसरे कंटेनर से या सर्विस से कनेक्ट हो, अपनी क्लीनिंग, पर्चिंग, प्रोसेसिंग जो भी उसने काम करना है, एक जो एडमिन प्रोसेस है वो करे, और वो करके वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये वाली चीज़ हम लोग किसी भी अपनी एप्लीकेशन में इनबिल्ड नहीं करेंगे। तो ये हैं 12 फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए। माइक्रोसॉफ्ट एक स्टेप आगे जाता है, जो इनके ब्लॉग में मेंशन्ड है कि 12 फैक्टर के बाद क्या है, कि इसके साथ साथ और चीज़ें क्या हैं जो हम मॉडर्न डिज़ाइन में जहन में रखें। तो 12 फैक्टर के बाद एक और बात वो ये करता है कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो API की तरह हम उसको एक्सपोज करें, उसका एक एंड पॉइंट बनाएं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो फ्रंट एंड पे, मतलब उसके साथ प्लगिंग जो होगी फ्रंट एंड पे होगी, कोई गेटवे होगा, या कोई और सर्विस उसे कॉल कर रही होगी। तो API फर्स्ट अप्रोच में ये है कि जिस वक्त हम लोग API बनाते हैं तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम प्रोटोकॉल कौन सा फॉलो करेंगे, और स्टैंडर्ड कौन सा होगा कि दो APIs जब आपस में बात करती हैं तो वो किस तरीके से बात करेंगी। जेसन फॉर्मेट है, XML फॉर्मेट है, मतलब जो भी दो सर्विसेज आपस में बात करेंगी तो वो प्री डिफाइंड होना चाहिए। तो ये अप्रोच ज़रूरी है इसमें कि एडिशनल फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है API फर्स्ट। 14 जो है वो टेलीमेट्री डाटा है। जिस वक्त हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं और हमारा लोकल इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे हम लोग सारी उसकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन, डेटाबेस यूटिलाइजेशन, हार्ड डिस्क यूटिलाइजेशन वगैरह, रिसोर्सेज में कुछ भी हम लोग डिफाइन कर लें, कंप्यूट रिसोर्स है, रैम है, तो उसको हम लोग बआसानी देख सकते हैं। लेकिन जिस वक्त हम लोग क्लाउड की बात करते हैं या अलग अलग सर्विसेज जगहों की बात करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कहीं पे भी डिप्लॉय हो सकती है, तो उस वक्त हमें कि ओवरऑल जो मॉनिटरिंग करनी होती है अपनी एप्लीकेशन की, वो ट्रिवियल किसी तरीके से करनी है। तो एक तरीका जो है, जो जावा वगैरह स्प्रिंग बूट में यूज़ होता है, वो एक्चुएटर्स का है। उसमें जो हम लोग एंड पॉइंट्स एक्सपोज करते हैं तो उसमें एप्लीकेशन की हमारी ओवरऑल जो स्टेट होती है वो आ रही होती है। तो टेलीमेट्री डाटा जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग किसी भी टूल में, प्रोमीथियस या इस तरह का कोई भी टूल होगा जो हमारी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कलेक्ट करता है, तो वो कर ले। ऑल्दो क्लाउड की जिस वक्त हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे टूल्स होते हैं अवेलेबल, और हमारे पास जितनी भी रिसोर्स यूटिलाइजेशन होती है वहाँ पे आराम से हम ट्रिवियल तरीके से उसको देख सकते हैं। तो दैट्स वन थिंग। 15 जो है वो बात कर रहा है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की। तो ये कहता है कि जो भी आप सिस्टम बनाएं उसमें स्टार्टिंग से ही रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दें, और ख़ासतौर पे पब्लिक क्लाउड्स में तो लाजमी करें, ताकि पब्लिक क्लाउड्स में सिक्योरिटी का एक फ़ीचर आपके पास बिल्कुल स्टार्टिंग से अवेलेबल हो। अगर ये नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के। तो देयर यू हैव इट कि मॉडर्न डिज़ाइन में हम लोग जो बात करते हैं उसमें बेसिक जो बेस सेट है वो हेरोकू की 12 फैक्टर एप्लीकेशन
के फैक्टर्स हैं, 12 फैक्टर एप्लीकेशंस, और उसके बाद एडिशनल फैक्टर्स हमने 3 डिस्कस कर लिए। मॉडर्न एप्लीकेशंस में जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं वो ये चीज़ें देते ही हैं, लेकिन एपीआई फर्स्ट अप्रोच है तो जो डेवलपर्स को अडॉप्ट करनी पड़ती है, और वो जिस वक्त भी सिस्टम बनाएं इस तरह बनाएं कि वो या तो फ्रंट एंड पे कंज्यूम भी हो सकती है, कोई और सर्विस भी कंज्यूम कर सकती है, या किसी गेटवे पे भी वो चीज़ प्लग हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस मेथडोलॉजी को जहन में रखें कि एपीआई फर्स्ट अप्रोच से ही हमें कुछ डिज़ाइन करना है। और जिस वक्त हम लोग एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो टेलीमेट्री डाटा जितना भी है जो एक्चुएटर्स की शक्ल में हमारे पास अवेलेबल होता है तो उसको हम ज़रूर इनेबल कर दें ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो मॉनिटरिंग में हमारी आसान हो जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अगर हम लोग अपनी एप्लीकेशन में बिल्ड कर देते हैं इस सिस्टम को, वेल एंड गुड, नहीं तो क्लाउड पे अब हमारे पास जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स हैं वो हम लोग आसानी से वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, तो उसमें इशू नहीं आता हमारे पास। इससे आगे चलते हैं। आगे जो है वो अब हम लोग बात कर लेते हैं माइक्रो सर्विसेज की। तो जो दूसरा पिलर है, पहला पिलर हो गया मॉडर्न डिज़ाइन, दूसरा पिलर हो गया माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज एक कॉन्सेप्ट है कि पहले हमारी एप्लीकेशन मोनोलिथिक बनती थी कि एक ही एप्लीकेशन में 10 तरह के काम एक साथ हो रहे होते थे, लेकिन अब हम लोग जहाँ माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं उसमें ये है कि जो भी हमारी एप्लीकेशन परफॉर्म कर लिया लार्जर स्केल पे हम उसको ब्रेक कर लेते हैं कि यूनिट ऑफ वर्क उसको कह देते हैं। जैसे मेरी एप्लीकेशन जो है वो कोई इनवॉइस जनरेट करती है, एक बहुत बड़ी पहली मोनोलिथिक एप्लीकेशन में वो इनवॉइस भी जनरेट कर रही होगी और ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी भी चल रही होगी, नोटिफिकेशंस भी जा रहे होंगे, यूज़र आ रहा है उसकी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन भी हो रही होंगी। तो माइक्रो सर्विसेज मेथडोलॉजी जो है ये एक आर्किटेक्चर स्टाइल है कि आप अपनी एप्लीकेशन को किस तरह डिज़ाइन करते हैं। माइट नॉट बी द ओनली आर्किटेक्चर डिज़ाइन, लेकिन ये एक स्टाइल है जो अभी मॉडर्न एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा चलता है। और जिस वक्त हम इसमें स्केलिंग की बात करते हैं तो अलग अलग कंपोनेंट्स को हम अलग अलग स्केल कर सकते हैं, तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। वाई की डिबेट में अभी हम नहीं जाएंगे कि क्यों है, लेकिन हम लोग इसको हाई लेवल पे देख लेते हैं। हो सकता है इन कमिंग डेज, इन कमिंग डेकेड्स कुछ इससे भी बेटर अप्रोच आ जाए, तो अप्रोचेज विद ऑलवेज चेंज। लेकिन जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो माइक्रो सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्कुल छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें और वो कंपोनेंट्स मिलके एक लार्जर डोमेन का ही हिस्सा बनते हैं। अच्छा, इसमें बेनिफिट मुझे क्या मिलता है? इसमें बेनिफिट यही मिलता है कि मैं हर जो मेरी माइक्रो सर्विस है उसको इंडिपेंडेंटली चला सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ, वो सेल्फ कंटेंड होती है, उसकी डिपेंडेंसीज अपनी जगह हैं। एक बहुत बड़ा मुझे जो बेनिफिट मिलता है माइक्रो सर्विसेज का वो ये मिलता है कि मैं अपनी एप्लीकेशन मल्टीपल लैंग्वेजेस में डेवलप कर सकता हूँ। अगर मेरी एक एप्लीकेशन है जो बहुत लार्जर कॉन्टेक्स्ट है और कहीं पर मुझे परफॉर्मेंस की कोई बात करनी है तो वहाँ पर अगर मुझे लो लेवल लैंग्वेज पर जाना है तो जा सकता हूँ, और कहीं पर मुझे ईज़ और रैपिड डेवलपमेंट की बात करनी है तो मैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में किसी को भी चूज़ कर सकता हूँ। तो क्योंकि अगर वो सर्विसेज अलग अलग होंगी और सिर्फ वो किसी स्टैंडर्ड तरीके से बात करेंगी आपस में, जैसे जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, ईच रन इन इट्स ओन प्रोसेस एंड कम्युनिकेट्स विद अदर्स यूजिंग स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, के HTTP हो, gRPC हो, वेब सॉकेट्स हो, या मैसेज ब्रोकर के साथ मैसेजिंग प्रोटोकॉल हो, तो बस वो आपस में बात करना उन्हें पता हो। लेकिन अगर किसी भी लैंग्वेज में उसको लिखा हुआ है तो डज़ नॉट मैटर। तो यहाँ पे ये हमें बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलता है तो कि हम अपनी एक लार्जर एप्लीकेशन को जिस वक्त ब्रेक करते हैं तो माइक्रो सर्विसेज अलग अलग लैंग्वेजेस में हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये एक तस्वीर मैंने डाल दी थी ब्लॉग से ही जो माइक्रोसॉफ्ट का है। लेफ्ट साइड पे हमारी मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, एक ही एप्लीकेशन का वेब टियर है, सर्विस टियर है जिसको हम फ्रंट एंड बैक एंड कहते हैं, और एक और बैक एंड का टियर है जो डेटाबेस जो होगा हमारा, जिसमें हमारा हो सकता है कि SQL डेटाबेस हो, नो SQL डेटाबेस हो, लेकिन द थिंग इज़ कि वो ये हमारा डाटा स्टोर है। ऑन द राइट साइड हमारे पास माइक्रो सर्विसेज हैं। माइक्रो सर्विसेज 3 में ब्रेक हुई हुई हैं। हर सर्विस सेल्फ कंटेंड है, उसका अपना डेटाबेस है, उसका अपना डाटा है, और अलग अलग जो इंटरफेसेस हैं, कोई फ्रंट एंड हो सकता है, कहीं पे मैं एनालिटिक्स का डाटा ले सकता हूँ, कहीं पे सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन हो सकती है। तो राइट हैंड साइड पे माइक्रो सर्विसेज की अप्रोच दिखाई है कि एक ही मोनोलिथिक एप्लीकेशन को जिस वक्त मैं ब्रेक करता हूँ तो वो मल्टीपल कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है, और समटाइम्स मल्टीपल कंपोनेंट्स गोज एज लॉन्ग एज के 600 सर्विसेज, 800 सर्विसेज, 1000, 2000 सर्विसेज, डिपेंडिंग कि हमारा सिस्टम कितना बड़ा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे बैकिंग सर्विसेज। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मेरी कोई स्लाइड आगे पीछे हो गई है, मेरी एक स्लाइड कहीं गायब हो गई है बीच में से, कंटेनर्स की। अच्छा, कंटेनर्स की जो पॉइंट नंबर 3 है, पिलर नंबर 3 है, उसमें कंटेनर्स है, और कंटेनर्स में जो हम लोग मेजरली डिस्कस करेंगे वो ये है, कंटेनर्स को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि 2 के बाद 3 है। ये वाली स्लाइड में आई गेस डिलीट हो गई, या मैं कुछ प्लग एंड प्ले कर रहा था उसमें आगे पीछे हो गई है कहीं। तो
जो स्टेप नंबर 3 है, पिलर नंबर 3 है, वो कंटेनर्स है। कंटेनर्स हमें क्या बेनिफिट देते हैं? कंटेनर्स हमें ये बेनिफिट देते हैं कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो सेल्फ कंटेन्ड होता है, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में चलता है। और अगर हम लोग माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं तो हम लोग जैसे n नंबर ऑफ़ माइक्रो सर्विसेज हैं तो n नंबर ऑफ़ कंटेनर्स हो सकते हैं और मैं उनको सबको एक साथ मैनेज कर सकता हूँ। तो क्लाउड नेटिव का ये थर्ड पिलर है। तो इस पे फॉर सम रीज़न ये वाली अभी स्लाइड गायब है, तो इस पे हम लोग बस इतनी डिस्कशन करेंगे। और इस पे डिस्कशन पॉइंट के लिहाज से मैंने यही रखा था कि कंटेनर्स के बेनिफिट क्या हैं। जिस वक्त हम लोग कंटेनर्स बनाते हैं तो हम लोग ऑलरेडी कई दफ़ा बेनिफिट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, जो फोर्थ पिलर है इसका, बैकिंग सर्विसेज का। बैकिंग सर्विसेज में क्लाउड नेटिव सिस्टम जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि उनका जो डाटा है वो कहीं परसिस्ट करे या आपस में कम्युनिकेशन हो वो कैसे होगी, जो मॉनिटरिंग हो वो कैसे होगी, आइडेंटिटी सर्विसेज अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन वगैरह की तो वो कैसे चलेगी। तो ये वाली सारी चीज़ें जो होती हैं ये मैं इस पर चला सकता हूँ। तो बैकिंग सर्विसेज जो भी हैं उसमें हम लोग अपने सिस्टम की स्टेट को मेंटेन करते हैं, एनालिटिक्स है या मॉनिटरिंग है वो देखना है मुझे, तो वो मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस वक्त मैं बात करता हूँ तो बैकिंग सर्विसेज क्लाउड में मेरे पास ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन मिल जाती हैं। कोई रिलेशनल डेटाबेस चाहिए तो उसकी मैनेज सर्विस मिल जाती है। तो यहाँ पे मुझे एक बेनिफिट ये मिलता है कि इंस्टॉलेशन मुझे नहीं करनी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मुझे मिल जाती हैं चीज़ें। तो कोई भी चीज़ मुझे चाहिए, डेटाबेस चाहिए, मैसेज ब्रोकर्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे मुझे अवेलेबल होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम बैकिंग सर्विसेज कहते हैं, जो हमारे हेल्पर टूल्स होते हैं जिसमें हम लोग कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वगैरह। पांचवी चीज़ जो है वो है ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन में जो हम लोग चीज़ डिस्कस करेंगे वो है मतलब नंबर 1 पे जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑटोमेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑटोमेशन में हम लोग बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। जिस वक्त मुझे कोई भी काम करना है क्लाउड पे तो मुझे उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे 2 नोड्स चाहिए होंगी, मतलब 2 इंस्टेंसेस चाहिए, मुझे एक डेटाबेस चाहिए और कुछ चीज़ें चाहिए। तो ये वाली सारी चीज़ें जिस वक्त हम लोग मॉडर्न डिज़ाइन की बात कर रहे हैं और हम क्लाउड नेटिव की बात कर रहे हैं तो ये वाली सारी चीज़ें हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर डोमेन को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड में हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स में हम लोग पूरी कोडिंग कर सकते हैं। उसमें AWS का टूल है क्लाउड फॉर्मेशन, जो बहुत मशहूर टूल है वो है टेराफॉर्म, या एज़्योर रिसोर्स मैनेजर है एज़्योर का। तो ये हमें एनेबल करता है कि डिक्लेरेटिवली जितना भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करना है, कुछ भी काम करना है, तो वो हम लोग उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं और सारी चीज़ें चल सकती हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर हम लोगों ने कोई चीज़ डिफ़ाइन कर ली तो ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। सिर्फ मुझे उस स्क्रिप्ट को चलाना है और जितना भी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्केल अप हो रहा है, स्केल डाउन हो रहा है, तो वो फ़ौरन से अवेलेबल हो जाएगा, अप हो जाएगा। और अगर मैं उसमें कोई एडिट करता हूँ अपनी स्क्रिप्ट्स में तो जो भी सिर्फ चेंजेस की हैं वो एप्लीकेबल होंगी। ये आइडम्पोटेंट जो होता है उसमें ये चीज़ होगी कि अगर मैंने 2 दफ़ा उसको चलाया तो ये नहीं है कि 2 दफ़ा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन हो जाएगा, उसके लिए मुझे अलग से उसको मतलब डिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट को 2 दफ़ा चला लूँ तो मेरे पास सेम रिजल्ट्स आएँ। पांचवी चीज़ ऑटोमेशन में हम लोग बात करते हैं बिल्ड प्रोसेस की, कि जिस वक्त हम लोग क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की और क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में तो देख लिया कि हम क्या चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त हम लोग अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस सारी चीज़ को ऑटोमेट करें, कि जो भी हमारा बिल्ड रन और प्रॉड का प्रोसेस हमने पढ़ा था पीछे 12 फैक्टर ऐप में, उसमें यही है कि जिस वक्त हम लोग CI/CD पाइपलाइंस वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, पाइपलाइंस हमें ये लेवरेज देती हैं कि हम लोग रिपीटेबल चीज़ कर लें और हम लोग उसमें इंटीग्रेशन कर लें, डिप्लॉयमेंट्स कर लें। तो इस सारी चीज़ को हम हमारे लिए वो सीमलेस बना देते हैं, ताकि जिस वक्त हमारी डिप्लॉयमेंट्स हो रही हों, अगर हम माइक्रो सर्विसेज की बात करें कि मेरे पास एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, उसमें कपल ऑफ 100 माइक्रो सर्विसेज चल रही हैं या कुछ डजन ऑफ माइक्रो सर्विसेज चल रही हैं, तो मैं सिर्फ जो चीज़ चेंज हो रही है उसको चेंज करूं, उसको टेस्ट करूं, उसको रन करूं और उसको मैं लाइव पे पुश कर दूं। अनलाइक जो हमारी मोनोलिथिक एप्लीकेशन होती है जिसमें हम लोग अगर एक छोटी सी भी चीज़ चेंज करते हैं तो पूरी एप्लीकेशन को फिर से रीडिप्लॉय करना पड़ता है। तो ऑटोमेशन में 2 एस्पेक्ट्स हमने पढ़ लिए, एक ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑटोमेशन है हमारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजनिंग वगैरह, और दूसरी है हमारी बिल्ड प्रोसेस की ऑटोमेशन इटसेल्फ।
अच्छा, जिस वक्त हम लोग क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा चीज़ जो जहन में रखने की होती है वो ये 5 चीज़ें जो माइक्रोसॉफ्ट के ब्लॉग से मैंने उठाई हैं। वो ये है कि कॉस्ट मैनेजमेंट। जिस वक्त हम लोग सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड का लेवरेज कर रहे होंगे तो कॉस्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे हमें नज़र रखनी होती है, और अगर हमने कोई चीज़ वहाँ पे प्रॉपरली यूज़ नहीं की तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अगर हम प्रॉपरली स्केल अप स्केल डाउन अपनी एप्लीकेशन को नहीं कर रहे या ऑटो स्केलिंग पे नहीं लगाया हुआ या कोई लिमिट नहीं डिफाइन की हुई, तो दिस में कॉस्ट, आई मीन दिस में कॉस्ट समवन लाइक कपल ऑफ $100 and $1000 इन जस्ट अ फ्यू आवर्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ देखनी होती है कि कॉस्ट मैनेजमेंट हमारी प्रॉपर रहे। ऑपरेशनल एक्सेलेंस क्या है? ऑपरेशनल एक्सेलेंस ये है कि जो एरर्स आ रहे हैं वो हम लोग प्रॉपरली ट्रबल शूट कर सकें, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन वगैरह ना हो, तो ये वाली चीज़ उस तरह चलती रहे। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ये है कि हमारी एप्लीकेशन सारी परफॉर्म बेहतरीन तरीके से करती रहे। रिलायबिलिटी ये है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिलायबल हो, उसके मल्टीपल रेप्लिकास वगैरह चल रहे हों, तो अगर कोई फेलियर एक जगह आता है, कुछ चीज़ चेंज होती है, तो उसमें हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिक्योरिटी एक मेन कंसर्न है जिस वक्त हम क्लाउड की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास प्रॉपर कंट्रोल्स नहीं होंगे सिक्योरिटी के, तो हमारी एप्लीकेशन में मसला आ सकता है। तो ये वाले पॉइंट्स हैं। और इसके बाद अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अच्छा, जितनी भी रिसोर्सेज यूज़ हुई हैं, जहाँ से मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं और जो मैंने मतलब हेल्पिंग मटेरियल लिया है, वो इन सारे क्या कहते हैं जो यूआरएल्स हैं यहाँ से लिया है। टॉप के वो यूआरएल्स हैं जहाँ से मेनली डेफिनेशंस और स्लाइड्स प्रॉपर्ली बनी हैं। जो AWS का आर्किटेक्चर का ब्लॉग है उसमें उन्होंने केस स्टडी ली है कि जिस वक्त हम अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड नेटिव कर रहे हों, कोई ई कॉमर्स का स्टोर है, उसकी केस स्टडी ली है कि किस तरह उसको क्लाउड नेटिव किया है, उसकी एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव की है। क्लाउड नेटिव एक पूरी अप्रोच है कि मैंने क्लाउड नेटिव किसी को कर दिया, लेकिन अगर मैं अप्रोच वही वाली यूज़ कर रहा हूँ जो मैं अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूज़ करता था, तो मेरी एप्लीकेशन फिर भी स्केल नहीं करेगी। और क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन मेरी होगी तो फिर मैं हाइपर ग्रोथ जो है उसको लेके चल सकता हूँ। हाइपर ग्रोथ क्या है कि मैंने आज एप्लीकेशन लॉन्च की, आज मेरे 10 यूज़र्स हैं, हो सकता है अगले महीने 1 लाख यूज़र्स हो जाएं, उससे अगले महीने 10 लाख यूज़र्स हो जाएं, उससे अगले महीने 20, 30, 40, 50 लाख यूज़र्स हो जाएं। तो जिस वक्त मेरी ग्रोथ जो है एप्लीकेशन की वो एकदम से मिलियंस को हिट करे या पता नहीं कितने फोल्ड्स बढ़ने का अंदेशा हो, तो अगर मेरी एप्लीकेशन उस वक्त क्लाउड नेटिव नहीं होगी, उसमें स्केलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, रिलायबिलिटी उसमें नहीं होगी, रेजिलियंसी नहीं होगी, तो हमारी एप्लीकेशन नहीं चल पाएगी क्लाउड पे प्रॉपर तरीके से या लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इवन। तो यहाँ पे हम लोग अपनी एप्लीकेशन को, ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, इसी तरह लेके चलते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को इस तरह डिज़ाइन करें कि अगर कल का ना हाइपर ग्रोथ उसमें होती है तो हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें। और अगर हाइपर ग्रोथ आ जाती है तो हमारी एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा रीडिज़ाइनिंग ना हो रही हो बार बार, तो हम उसको इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन एक दफ़ा प्रॉपरली डिज़ाइन हो गई, हमने इन फैक्टर्स को जहन में रखते हुए अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया, डेवऑप्स की अच्छी प्रैक्टिसेस यूज़ की, डेवलपमेंट की अच्छी प्रैक्टिसेस यूज़ की, फैक्टर्स को प्रॉपरली ध्यान में रखा, तो हम लोग बीच में प्रॉपर कैशिंग इंट्रोड्यूस की, जहाँ पे NoSQL यूज़ करना था वहाँ पे NoSQL का डेटाबेस यूज़ किया स्केलिंग के कंसर्न के लिए, अगर रिलेशनल यूज़ किया तो वहाँ पे मैं शार्डिंग या पार्टीशनिंग प्रॉपर से कर रहा हूँ। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें देख के डिज़ाइन करना होता है एप्लीकेशन को, ताकि हाइपर ग्रोथ अगर हम लोग देख रहे हैं कि कई फोल्ड्स ग्रोथ एकदम हमारी एप्लीकेशन की बढ़ जाए, जो कि वाइड स्केल अडॉप्टेबिलिटी हो जाती है, जिस तरह ChatGPT है, गूगल है और इस तरह की कई एप्लीकेशंस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वाइड स्केल अडॉप्टेबिलिटी बहुत जल्दी से हो गई थी। तो मिलियंस ऑफ यूज़र्स एकदम ChatGPT के विद इन मंथ्स हो गए। तो अगर उन्होंने प्रॉपरली अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन नहीं किया होता तो दे वुड हैव फेल्ड टू डिलीवर, बट दे हैव डिज़ाइन देयर एप्लीकेशन वेरी वेल। तो इसलिए वो एप्लीकेशन हाइपर ग्रोथ में भी सही चलती रही। जस्ट फॉर दी रिकॉर्ड, जो हमने अभी हमने इसमें चीज़ें डिस्कस की हैं, एक ब्लॉग में खुल के इसमें दिखाना चाहूँगा ताकि हम उसमें देख लें कि क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ उसमें सेकंड लिंक है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वाइल किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर करें, तो हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ने वाली बात है कि नेटफ्लिक्स जो है उसकी प्रोडक्शन में 600 से ज़्यादा सर्विसेज हैं और उसकी अलग अलग डिप्लॉयमेंट जो होती हैं वो 100 टाइम्स पर डे है। ऊबर की 1000+ सर्विसेज हैं। मैंने वैसे एक ब्लॉग में इससे भी ज़्यादा पढ़ी हैं कि इनकी सर्विसेज 1000 से भी ज़्यादा हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये डिप्लॉयमेंट जो इनकी होती है अलग अलग सर्विसेज की, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज में ब्रेक हुआ होता है सब कुछ, तो कोई छोटा सा फिक्स हुआ किसी चीज़ में तो वो फ़ौरन से डिप्लॉय होगा। तो सेवरल 1000 टाइम्स ईच वीक
वी चैट जो बहुत मशहूर मैसेंजर है चाइना में, तो इसकी 3000 प्लस सर्विसेज हैं प्रोडक्शन में, और इसकी डिप्लॉयमेंट जो हो रही है, जो बार बार डिप्लॉयमेंट अलग अलग सर्विसेज की हो रही हैं, वो 1000 टाइम्स पर डे हो रही हैं। तो बेरिंग इन माइंड कि जिस वक्त हमारी एप्लीकेशन की नीड्स इस तरह की हैं और हम लोग हाइपर ग्रोथ देख रहे हैं, हम उसको क्लाउड नेटिव बनाना चाह रहे हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें हमें जहन में रखनी होगी कि हम अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कैसे करेंगे ताकि ये वाली चीज़ें कल कल कोई चैलेंज आता है इस तरह का तो वो हम देख सकें। तो अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट बिफोर 1 PM, तो वहाँ पे हम लोग अपना सेशन कंक्लूड कर देंगे।